हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 के पाठ 2 को, यानी कि आरोहण कहानी संजीव द्वारा लिखी गई है। इससे पहले दोस्तों, हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित सूरदास की झोंपड़ी नामक औपन्यासिक अंश को हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं आरोहण कहानी। इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य की कक्षाएं लगातार चल रही हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप उनको देखिए। और अंतरा भाग 2 के भी दोस्तों गद्य भाग के 10 पाठ मैंने पढ़ा दिए हैं, उनको भी दोस्तों आप देखिए। जल्द ही टेलीग्राम ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर आपको सारे पाठों की जो क्वेश्चन आंसर हैं उनकी PDF जल्द ही दोस्तों प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं संजीव के जीवन परिचय से। संजीव का जो जन्म है वो आपके 1947 में हुआ था। संजीव का जन्म ग्राम बांगर कला, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने BSc तक शिक्षा प्राप्त की। समकालीन कहानी लेखन में संजीव एक प्रमुख नाम है। तो संजीव एक प्रमुख समकालीन कहानीकार माने जाते हैं। उनकी कहानियाँ अधिकतर हंस में प्रकाशित हुई हैं। आपको ध्यान होगा, जब हमने सूरदास की झोंपड़ी में मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय को पढ़ा था, तो मुंशी प्रेमचंद ने 4 पत्रों का संपादन किया था: हंस, जागरण, माधुरी और मर्यादा। जो जागरण समाचार पत्र था वो छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है। हंस भी दोस्तों उनका फेमस पत्र था। तो यहाँ पर इन्होंने हंस में इनकी ज़्यादातर कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं 30 साल का सफ़रनामा, आप यहाँ हैं, भूमिका और अन्य कहानियाँ, दुनिया की सबसे हसीन औरत। तो ये आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे हसीन औरत नामक कहानी संग्रह किसका है? प्रेत मुक्ति। इन्होंने एक किशोर उपन्यास रानी की सराय लिखा, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। उनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं किशनगढ़ का अहेरी, सर्कस, जंगल जहाँ शुरू होता है, सावधान नीचे आग है, धार, सूत्रधार आदि। संजीव की कहानियों में, उपन्यास में आंचलिक भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। आंचलिक भाषा होती है दोस्तों किसी अंचल विशेष की, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष की भाषा। हिंदी में आंचलिक कथाकार और आंचलिक उपन्यासकार के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु का स्थान है वो अन्यतम है। उन्होंने 1954 में मेला आंचल नामक उपन्यास लिख करके आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत है वो की थी। उनकी भाषा में ऐसी रवानगी है जो पाठक को बांध कर रखती है। शब्दों का सटीक प्रयोग संजीव की भाषा की अपनी पहचान है। संजीव हंस पत्रिका के कार्यकारी संपादक भी रहे हैं। तो हंस पत्रिका में इनकी ज़्यादातर कहानियाँ निकली थी और उसके ये कार्यकारी संपादक भी रहे थे। तो चलिए आरोहण का सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ते हैं। दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कि जो कहानी है उसका लेखक कौन है, वो कहाँ से लिया गया है, इसके अलावा वो किस पुस्तक में संकलित है। कई बार आपसे पाठ के अंदर से पंक्तियाँ दे देगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई आरोहण पाठ से है, लेकिन आपको पुस्तक का नाम है वो ही नहीं पता कि भाई किस पुस्तक में ये संकलित है, तो दोस्तों आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पुस्तक का नाम भी दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि इस पुस्तक में अंतराल भाग 2 में हमारे कौन कौन से पाठ संकलित हैं। कक्षा 12 की जो ऐच्छिक हिंदी की अंतराल भाग 2 है, तो उसमें पहला पाठ है आपका सूरदास की झोंपड़ी, दूसरा पाठ है आरोहण, तीसरा पाठ है आपका बिस्कोहर की माटी और चौथा पाठ है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, जो कि प्रभाष जोशी का है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको प्रत्येक पाठ को दोस्तों याद होना चाहिए कि ये कौन सी पुस्तक में दिया गया है। इसके अलावा पुस्तकों के नाम भी आरोह है, बितान, आरोहण, ठीक है, आरोह और बितान है, अंतरा और अंतराल हैं। उनके पहले भाग हैं वो तो आपके 9th और 11th में चलते हैं, और जो दूसरे भाग हैं वो 10th और 12th में चलते हैं। पर्वतारोहण अब पाठ्यचर्या का अंश बन गया है। यह शिक्षा के पाठ्यक्रमों में स्थान पा चुका है। इसकी पढ़ाई लिखाई कर लोग जीविकोपार्जन से जुड़ रहे हैं। गर्मियों के दिनों में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से लोग पर्वतारोहण के लिए पर्वतीय प्रदेशों की यात्रा करते हैं। कमेंट में लिख करके बताइए कि किसको पहाड़ों पर घूमना चढ़ना पसंद है। प्राय पर्वतीय प्रदेश के रहने वाले ही इसके लिए कुछ का काम करते हैं। वे बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं क्योंकि पर्वतारोहण उनकी दिनचर्या है।
पर्वतारोहण के क्षेत्र में बछेंद्री पाल और संतोष यादव का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। इनको आप बखूबी पहचानते होंगे। आरोहण कहानी में लेखक ने पर्वतारोहण की ज़रूरत, जो पाठ का सार होता है, भूमिका होती है दोस्तों, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर मूल भाव आपका दिया रहता है कि इस पाठ में हमें बताया क्या गया है। तो आरोहण कहानी में लेखक पर्वतारोहण की ज़रूरत और वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता को रेखांकित करता है। इसके अलावा पर्वतीय प्रदेश के रहने वालों के जीवन संघर्ष, प्राकृतिक प्रवेश से उनके संबंधों को चित्रित किया गया है। किस तरह पर्वतीय प्रदेशों में प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, पत्थरों के खिसकने से पूरा जीवन तथा समाज नष्ट हो जाता है, आरोहण उसका जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। आरोहण पहाड़ी लोगों की जीवनचर्या का भाग है, किंतु उन्हें आश्चर्य तब होता है जब यह पता चलता है कि वही आरोहण किसी को नौकरी भी दिला सकता है। भाई पहाड़ी जो पर्वतीय प्रदेशों के जो लोग होते हैं उनका तो रोज़ का ही काम है पर्वतों पे चढ़ना उतरना। तब जब उनको पता चलता है कि जो इसका नायक है रूप सिंह, वो कहता है कि सरकार हमको तो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए 4,000 रुपये मंथली देती है, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि सरकार भी पैसा देती है पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, बताइए। तो उनका थोड़ा सा ये अजीब लगता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पर्वतीय प्रदेश की बारीकियों, उनके जीवन के सूक्ष्म अनुभवों, परंपराओं, रीति रिवाजों, उनके संघर्षों, यातनाओं को संजीदगी के साथ रचा है। मैदानी इलाकों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों की जिंदगी कितनी कठिन, जटिल, दुखद और संघर्ष में होती है, उसका विशद विवरण यह कहानी प्रस्तुत करती है। तो इस प्रकार दोस्तों इस कहानी का ये मूल कथ्य है। संजीव की भाषा शैली रोचक है। आंचलिक शब्दों, वाक्यों और पर्वतीय प्रदेश की बोलियों के जो शब्द एवं मुहावरे इस पाठ में आए हैं, वे कथानक को बांधने में सफल हुए हैं। पाठक का ध्यान भी उन्हीं प्रसंगों की ओर बार बार जाता है जिनमें लोक भाषा प्रमुख है। कहानी में ये शब्द संरचनात्मक भूमिका में हैं। इनसे कहानी को पढ़ने समझने में मदद मिलती है। तो ये हो गया दोस्तों इस पाठ का सार, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार जो आरोहण है आज एक पाठ्यचर्या का अंश बन गया है और उसकी वर्तमान में उपयोगिता है। ठीक है, उसका भी एक पाठ्यक्रम है जिसकी पढ़ाई लिखाई करके लोग पैसा कमा रहे हैं, जीविकोपार्जन कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि जो पर्वतीय प्रदेशों की ज़िंदगी है वो कितनी मुश्किल भरी होती है। ठीक है, उनका सर्दी पड़ती है पर्वत प्रदेशों में, कभी भी भूस्खलन हो सकता है, कोई भी प्राकृतिक आपदा है वो आ सकती है। ठीक है, जीवन तथा समाज के क्षेत्रों से वो कट जाते हैं। ठीक है, सुख सुविधाओं से वो बिल्कुल दूर हट जाते हैं। तो फिर भी वो प्राकृतिक परिवेश के साथ में, प्रकृति के साथ में अपने संबंधों को मधुर रखते हुए किस प्रकार जीवन यापन करते हैं और अपने स्थान से, अपनी जन्मभूमि से, अपने प्राकृतिक परिवेश से किस तरह का वो प्रेम व्यक्त करते हैं, इसका जीवंत उदाहरण इस कहानी के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो ये दोस्तों आ रहे हैं, ये एक बालक है जिसका नाम है महीप, ये आपका रूप सिंह है, ये आपका शेखर कपूर है, ये इस कहानी के पात्र हैं। ठीक है, बस उन्हें देवकुंड के स्टॉप पर उतार कर आगे बढ़ गई। तो देवकुंड बस स्टॉप पर यहाँ पर उतार दिया। तो रूप सिंह की नज़र सबसे पहले, देखिए दोस्तों ये कहानी है आपकी बहुत ही बड़ी है। ठीक है, लगभग 1.25 घंटे की कहानी है। लगातार जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको 2 भागों में तोड़ करके पढ़ेंगे। बस उन्हें देवकुंड के बस स्टॉप पर उतार कर आगे बढ़ गई तो रूप सिंह की नज़र सबसे पहले अपने गांव की ओर उठ गई। पूरे 11 साल बाद लौट रहा था वह अपने गांव माही। अब यहाँ पर दोस्तों 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। सबसे पहले तो इस नायक पात्र कौन है इसका? पहला पात्र हो गया आपका रूप सिंह। ठीक है, कितने वर्ष बाद में वो अपने गांव लौटता है? 11 साल में। और उसके गांव का नाम क्या है? माही। एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक उसे घेरने लगी थी। कोई उससे पूछे कि वह इतने साल कहाँ रहा या कि इतने सालों बाद लौटकर आया ही क्यों, तो वह क्या जवाब देगा? जो रूप सिंह है दोस्तों वो 13 साल की उम्र में अपने गांव से छोड़ करके भाग गया था। ठीक है, अब वो 11 साल यानी कि 24 साल की उम्र में अपने गांव है वो लौट रहा है। कोई खतो किताबत नहीं, कोई भी पत्र वगैरह नहीं, पत्र व्यवहार, पता नहीं कौन कहाँ हो कौन कहाँ। 11 साल भी तो कम नहीं होते। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन। ठीक है, कि 11 साल और माही। एक दिक्कत और थी, 11 साल बाद भी कोई मुकम्मल सड़क ना बन पाई थी माही के लिए। अकेले जाना होता तो अपने गांव के लिए क्या सड़क और क्या पगडंडी, मगर साथ कोई
और हो तो सोचना पड़ता है। अगला क्या सोचेगा। फिर साथ वाला कोई ऐसा वैसा नहीं, शेखर कपूर था। अब उसके साथ में कौन आया है, शेखर कपूर। एक तो उसके गॉडफादर कपूर साहब का लड़का, दूसरा IAS ट्रेनी। अब तो ऐसे खासम खास मेहमान को पैदल अपने गांव लेवा जाना अपनी और अपने गांव की तौहीन कराना ही हुआ। तौहीन यानी कि बेइज्जती। ठीक है। तो जब जो रूप सिंह 13 साल की अवस्था में था तो जो ये हैं कपूर साहब हैं वो यहाँ पर आए थे और वो रास्ता भटक गए थे। ठीक है। तो उनको ये रास्ता दिखाते हुए पहाड़ों पर इसने एक अप्रतिम कौशल का इस्तेमाल किया। वो इसको देख करके खुश हुए कि ये लड़का है वो पहाड़ों पर चढ़ने में कुशल है। तो वो इसको मसूरी ले गए रूप सिंह को, और वहाँ पर इसे पर्वतारोहण की है वो ट्रेनिंग दी थी। तो उन्हीं का लड़का है शेखर कपूर, वो इसके साथ आया है। ठीक है। शेखर अपने बाइनोकुलर से पहाड़ों और घाटियों को देखने में रमा हुआ था, मगर रूप आंखें बंद करके भी वह 15 किलोमीटर और 11 साल की दूरी देख सकता था अपने गांव। यानी कि जो देवकुंड वशिष्ठों पर उतरे हैं वहाँ से जो माही गांव है उसकी दूरी कितनी है, तो ये आपसे दोस्तों बाकायदा पूछा जा सकता है। 15 किलोमीटर। ठीक है। 11 साल बाद वो लौट रहा है। यह दीगर बात थी कि उसके और उसके माही के बीच अभी कई पहाड़, कई नदियाँ और कई घाटियाँ थीं। उसने अपने सामने किसी विशाल डायनासोर की तरह पसरे पहाड़ को देखा, फिर उसके पीछे की जर्द परतों को जिन पर बादल और धुंध की फफूंदियाँ जड़ी हुई थीं। उसके हिसाब से अभी वह 6000 फीट की ऊंचाई पर था। तो कितनी, अब जो देवकुंड वशिष्ठों पे वो आपसे पूछा है कितनी ऊंचाई पर था, तो 6000 फीट की ऊंचाई पर। और यहाँ से 15 किलोमीटर चलकर 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुँचना था। 10,000 फीट की ऊंचाई पर जो माही गांव है वो बसा हुआ था। उसने कलाई पर बधी अपनी इम्पोर्टेड यानी कि आयातित घड़ी, विदेशी घड़ी थी, पर नज़र गड़ाई। अभी सुबह के 10 बजे थे, मगर पैदल चलना हो तो शाम तो होनी ही होनी है। चाय का गिलास थामते हुए उसने आसपास एक उड़ती सी नज़र डाली और चाय वाले से पूछा, यहाँ कोई घोड़ा वोड़ा नहीं मिलता क्या आप। चाय वाला कहता है कि आप कणे जाना छावा, आपको कहाँ जाना है। माही सरगी से पहले का गांव। सरगी यानी कि माही पहले पड़ता है और उसके बाद में पड़ता है सरगी। सरगी दोस्तों वो गांव है जहां पर माना जाता है कि जो पांडव गए थे स्वर्ग को, तो वो इसी गांव, यही गांव अंत में था। इसी गांव से होकर के वो स्वर्ग को गए थे, इसीलिए इसका नाम है सरगी। चाय वाला अपना सिर खुजलाने लगा, फिर जैसे खुद से दरियाफ्त करने लगा, यहाँ से डाक बंगला और मशरूम सेंटर तक तो जाते हैं, लेकिन माही। तभी जैसे कुछ याद आया उसे, उसने आगे बढ़कर गुमसुम से बैठे 9-10 साल के लड़के को पुकारा, ओए महीप, तू ही वाकई जाना छू, तू वहाँ जाएगा। अरे माही। लड़के ने, जो किसी बुजुर्ग की तरह पत्थर की सीढ़ियों पर अकेला बैठा हुआ था, अपनी उदासीन सी गर्दन फेरी, मगर कुछ बोला नहीं। उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी पतलून और सलेटी स्वेटर में समेटी अपनी तमाम गंभीरता के बावजूद अपने सुंदर गोरे चेहरे की मासूमियत को अभी झटक नहीं पाया था वह। ये जा सकेगा भला। शेखर ने अपना संदेह प्रकट किया। जाएगा साहब, कैसे नहीं जाएगा। यहाँ सवारियाँ मिलती कहाँ हैं। आप लोग चले गए तो बैठ के मक्की तो मारना है। घाट बड़ी झगड़ा करी के पैसा कमाने के वास्ते ही तो आए छूँ, कि भाई हम जो यहाँ कोई झगड़ा करने के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो यहाँ पर कोई पैसा कमाने के वास्ते ही तो यहाँ पर आए हैं। ठीक है। घाट पहाड़ियों से। चाय वाले का अनुमान सही था। लड़का वहाँ से चुपचाप उठकर चला गया, मगर थोड़ी ही देर में दो घोड़ों के साथ चढ़ाई चढ़ता हुआ दिखा। मेहनताना चाय वाले ने ही तय कर दिया था 2 घोड़ों के 100 रुपये। तो यहाँ अब दोस्तों यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि कितना मेहनताना तय किया गया था, 100 रुपये। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 4-5 क्वेश्चन यहाँ तक आ चुके हैं। अब दोस्तों आपको जो क्वालिटी की संबंधित जो समस्या आ रही थी वो अब नहीं आएगी। ठीक है। अब आप बिल्कुल निसंकोच होकर के, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के एक अच्छी क्वालिटी में दोस्तों वीडियो देख पाएंगे। चल पड़े वे, एक घोड़े पर शेखर, दूसरे पर रूप। महीप शेखर वाले घोड़े के साथ आगे आगे पैदल चल रहा था। पहले पहाड़ तक रास्ता ठीक ठाक था, मगर उसे उतरते ही धूप का उजला चंदोब जहाँ तहाँ दरकने लगा था। धूप की सुनहरी पट्टियों के बीच छाया की स्याह पट्टियाँ, मानो धारीदार खालों वाला वह विशाल जानवर बैठकर पगुरा रहा था, यानी कि जुगाली कर रहा था। पता नहीं कौन किसका पैबंद था, उजाला अंधेरे का या अंधारा उजाले का। यानी कि जो पहाड़ों में है दोस्तों, कहीं तो उसमें धूप आती है, ठीक है, और कहीं उसमें फिर अंधेरा छा जाता है। तो इसे देखकर पता ही नहीं चल रहा था कि अंधेरा या उजाला है। उजाला अंधेरे के गुलाम है या अंधेरा है वो उजाले के गुलाम है।
चढ़ाइयाँ और ढलानें, बीच बीच में जहाँ तहाँ उगे छोटे छोटे घरों थे, जैसे मशरूम सेंटर के कुकुरमुत्तों की फसल दूर तक छिटक गई हो। जो पहाड़ों में जो दोस्तों छोटे छोटे घर थे, उन्हें किसकी संज्ञा दी है लेखक ने? मशरूम सेंटर के कुकुरमुत्तों की फसल की। जो मशरूम होता है यानी कि जो कुकुरमुत्ता होता है, ठीक है, छतरी नुमा, जिसे हम सांप की छतरी बोलते हैं, तो उसकी संज्ञा है वो यहाँ पर दी है। सामने के पहाड़ों पर बादल के पंख लग गए थे, जो झरझर कर उसके अगल बगल उड़ रहे थे। नीचे घास लताएं और पेड़ की कहीं फीकी तो कहीं चटक हरियाली समेत बच्चे पहाड़ कहीं कच्चे कहीं पक्के। नीचे कोई नदी बह रही थी, शायद शूपिन। ठीक है, तो यहाँ पर किस नदी का जिक्र आया है इस पहाड़ में दोस्तों? शूपिन नदी का जिक्र आया है। शूपिन क्यों नाम पड़ा इसका? सांप की मारी अभागिन शूपिन, क्योंकि इसे सांप लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है शूपिन। घाटी से किसी अदृश्य नारी कंठ का कोई गीत उमड़ रहा था, पतला दर्दी रसूल। ये गीत आपको देकर के पूछा जा सकता है कि किस पाठ से उद्धृत है? तो ऊंची ऊंची डांडियों मान हे कोहेड़ी ना लाग तू, वे पहाड़ के नीचे के बगल के पथरीले रास्ते पर चले जा रहे थे। घोड़ों के खुरों से खटखट खर्र खर्र के अस्फुट ताल के ऊपर फैलता सा वह गीत, जैसे कोई रंग पसर रहा हो धीरे धीरे। ऊंचे नीचे पाँखों माँ हे घसेरी ना जाए तू। गीत जैसे जीवन और मृत्यु इस लोक और उस लोक से परे किसी अलग ही अमूर्त लोक से उड़ रहा था। ऊंची नीची डांडियों माँ हे हिलासना बांसतू। इसका मतलब क्या हुआ यार? शेखर ने पीछे मुड़कर रूप से सवाल किया। यानी कि ये घास वाली लड़की है, तो वो इस गीत को गा रही है। ठीक है, ये दोस्तों आंचलिक शब्दावली का यहाँ पर प्रयोग देखने को मिलता है। तो वो गा रही है, तो शेखर कपूर है वो नहीं जानता है, वो यहाँ का है ही नहीं, तो वो इस भाषा को नहीं जानता है। तो वो पूछता है रूप से कि इसका मतलब क्या है। मतलब कोहरे से सवाल कर रही है कोई घास गढ़ने वाली पहाड़ी लड़की कि हे कोहरे, ऊंची नीची पहाड़ियों में तुम ना लगो जाकर, कि तू ऊंची नीची पहाड़ियों में मत आया कर कोहरा। इस पर कोहरा घास वाली लड़की से कहता है कि ऊंची नीची पहाड़ियों में तू न जाया कर घास खोदने। इसी तरह वह हिलांस नाम के परिंदे को भी आगाह करता है। तो आपसे पूछा जाए कि जो आरोहण पानी में है, आरोहण जो कहानी है उसमें हिलांस क्या है? एक पक्षी है, एक पशु है, ठीक है, एक पर्वत का नाम है, एक नदी का नाम है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि एक पक्षी का नाम है। ऊंची नीची पहाड़ियों में अपना बसेरा ना बनाया करे। मगर तेरी आवाज़ भर्रा क्यों गई? बताते बताते शेखर ने पीछे मुड़कर ताका। यह एक दर्द की टेर है शेखर साहब। आपने वो गीत तो सुना होगा, बहुत पुराना गीत, छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार की। शेखर ने गीत पूरा किया। हाँ वही, ये ठीक है कि मैंने कोई बसेरा नहीं बनाया, यहाँ उड़ गया, मगर बाबा और भूप दादा ने तो कुहासे का होना क्या माने रखता है इन पहाड़ों में, इसे तो कोई पहाड़ी ही समझ सकता है। रिश्ते तक धुंधला जाते हैं साहब, नेह के नाते तक नज़र नहीं आते। तो ये दोस्तों आपकी ये जो कथन है वो बहुत ही मोस्ट है। तो आपसे कथन देकर के पूछा जा सकता है कि किस कहानी से उद्धृत है, या फिर ये कथन है, ये संवाद किसने कहा था? तो ये है आपका रूप सिंह का। पास में कोई अपना खड़ा है और उसे आप देख तक नहीं पाते, पहचान तक नहीं पाते। थोड़ी देर तक कोई कुछ ना बोला सिवाय खुरों की आवाज़, गीत की धीमी पड़ती लेके जिसकी हिलकोरों में अग जग डूब उतरा रहा था। सारी दुनिया सो गई थी। कुछ देर बाद अचानक चलते चलते ठमक गया रूप। यहीं इसी जगह मैंने धकेला था भूप दादा को। धकेला था क्यों? शेखर भी रुक गया। वो मैं भाग गया था घर से देवकुंड, जहाँ पर ये बस स्टॉप है देवकुंड, ठीक है। तो बस स्टॉप का नाम सबसे पूछा जा सकता है कि बस स्टॉप क्या था? देवकुंड बस स्टॉप। भूप दादा मुझे खोजते हुए आए और मैं पकड़ा गया। कहीं मैं फिर ना भाग जाऊं, सो लौटते वक्त मेरी कलाई पकड़ रखी थी उन्होंने। उनसे छुटकारा पाने को मुझे कुछ ना सूझा तो मैंने धक्का दे दिया उन्हें यहाँ इसी जगह। वे संभल ना सके, फिसल गए। मेरा हाथ उनके हाथ में था तो मैं भी खिंच गया। इस ढलान पर हम दोनों ही लुढ़कने लगे। नीचे एक पेड़ था, अब नहीं है। उसने जैसे थाम लिया हम दोनों को। पेड़ के इस तरफ भूप और उस तरफ मैं झूलने लगे हम दोनों। बीच में थे हमारे हाथ। बहुत सख्त जान थे भूप दादा, बहुत मजबूत पकड़ थी उनकी, मगर वे ऊपर से जितनी सख्त जान थे अंदर से उतने ही नरम। उन्होंने समझा कि वे यूं ही अपनी गफलत यानी कि गलती, असावधानी से फिसले थे। खुद को कसूरवार भी समझ रहे थे कि अगर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ रखा होता तो शायद मैं गिरने से बच जाता। खैर, जैसे तैसे हमें खींचकर ऊपर ले आए और हाथ छोड़ दिया। ज़्यादा चोट तो नहीं लगी भुइला? तो भुइला होता है दोस्तों छोटे भाई के लिए प्रेम भरा संबोधन होता है, ठीक है। उन्होंने अनुतप्त भाव से कहा,
वे खींच भरी हंसी हंस रहे थे और मेरे बदन को परख रहे थे। पत्ते निचोड़कर उन्होंने मेरी और अपनी खरोंचों पर लगाया। ये दाग अभी रह गए हैं। रूप ने बाहों की ओर इशारा किया। उसने उस दिन जो हाथ छोड़ा तो फिर कभी नहीं पकड़ा। महीप रुककर उन्हें देखता रहा, मगर उसने घोड़ों को हाँका नहीं। रूप ने खुद ही ऐंठ लगाई तो चल पड़ा घोड़ा। बाप रे, ओह कैसे चढ़ी थी चढ़ाई हमने उस दिन, क्या बताएं, पूरे आध घंटे लग गए थे हमें ऊपर आने में। अगर उस वक्त रॉक क्लाइंबिंग जानते होते तो इतनी मुश्किल ना आती, बच्चे की तरह बोल उठा शेखर। वो सारी ट्रेनिंग तो आपके पापा की मेहरबानी है। मैं आज जितनी ऊंचाई तक जा सका हूँ उन सब का, मगर उनसे मुलाकात तो इस वाक़ये के साल बर्बाद हुई थी। यानी कि जब ये वाक़या हो गया था कि जो भूप सिंह और मैं हैं जो पहाड़ी में ढकेल गए थे, उसके बाद में आपके पापा हैं जो शेखर कपूर साहब हैं, ठीक है, शेखर के जो पिताजी हैं कपूर साहब, उनसे मुलाकात हुई थी। तब जाकर वो मुझे ले गए और तब जाकर के उन्होंने मुझे पर्वतारोहण की शिक्षा दी थी। अच्छा, मान लो कि आज तुम्हें इस पर चढ़ना होता तो कैसे चढ़ते? रूप ने एक उस्तादाना नज़र। शेखर कह रहा है कि भाई मान लो कि पहले तुम्हें आध घंटा लगा था, तो यह आज यदि तुम्हें चढ़ना पड़ता तो तुम इस पर पहाड़ पर कैसे चढ़ते? रूप ने एक उस्तादाना उड़ती हुई नज़र से पीछे मुड़कर देखा, फिर कहा, पहले आप बताइए, देखें कितना जान पाए हैं आप। पर्वतारोहण का प्रसंग छिड़ जाने के बाद ना रूप को बाकी किसी चीज़ों की सुध रह जाती और ना शेखर को, और यह आरोहण ही दोनों को एक सूत्र में जोड़े हुए था। तो दोनों के बीच का जो सेतु है वो लेखक ने किसको बताया है? आरोहण को। शेखर ने नीचे देखे बिना ही ऊँ हाँ करते हुए प्रशिक्षकार्थी की तरह सैद्धांतिक बातों को याद किया। सबसे पहले तो कोई दरार तलाशते, फिर रॉक पिटन लगाते। रॉक पिटन होता है यानी कि पत्थर में छेद करके कोई भी ऐसा चीज़ लगाना जिससे कि हम अपनी मजबूती है वो बना सकें। यहाँ चलिए मान लिया, मगर अगर दरार ना मिली तो ड्रिल करके लगाएंगे। बुजुर्ग की तरह मुस्कुराया रूप। खैर आगे रॉक पिटन, फिर एंकर, फिर आगे डिसेंडर। नो नो, रोप लैडर, रस्सी की सीढ़ी। नो, आधिकारिक भाव से रोक दिया रूप ने। कोई भी चढ़ाई हो, फर्स्ट वॉच, यानी कि पहले हमें क्या देखना है? देन गार्डनिंग, चौरस या समतल बनाना। फिर से देखना होगा कि पत्थर किस जाति का है। इग्नीशियस है, ग्रेनाइट है, मेटामार्फिक है, सैंडस्टोन है, सिलिका है। वरना अव्वल तो सपोर्ट नहीं बना पाओगे, बन भी गया तो फ्री रैपलिंग नहीं होगी। यानी कि यदि हमें चढ़ाई करनी है तो सबसे पहले तो हमें पत्थर की प्रजाति देखनी होगी कि पत्थर भाई हमारा कमज़ोर प्रजाति का है, मुलायम प्रजाति का है, या फिर कठोर प्रजाति का है। मान लीजिए कि आपने मुलायम प्रजाति में आपने वो जो रॉक पिटन लगा दिया तो उससे निकलने का भी भय रहता है, जिससे आपकी जान को खतरा है, ठीक है। तो पहले पत्थर की मजबूती है वो देखनी पड़ेगी कि अम्बे भाई इसमें रॉक पिटन लगा दें तो ये कहीं खिसक तो नहीं जाएगा। शेखर ने रूप की परिपक्व बुद्धि पर प्रशंसा में आंखें नचाई। यस यस। दोनों आरोही अति उत्साह में थे। आरोहण के दुस्साहसिक अभियानों पर बहस करते करते उन्हें इतना भी भान न हुआ कि ढलान से उतरकर कब के वे बीच के मैदान में चले आए थे, और सब अब वह मैदान भी दोनों ओर की पर्वत श्रृंखलाओं के कसते चले जाने से संकरा होता चला जा रहा था। अब तक आपके सामने इसी सवाल थे, अब कुछ मुश्किल सवाल। इस पहाड़ पर चढ़ना हो तो, और इस पहाड़ से उस पहाड़ पर सीधे ऊपर ही ऊपर जाना हो, ख्याल रहे दोनों के बीच में सूपिन है, कैसे करेंगे? रूप की उंगली पहाड़ों की ओर उठ रही थी। 1 मिनट मुझे उतर जाने दो। शेखर ने घोड़े से उतरकर पहाड़ों पर गर्दन उठाई। एक पिरामिड नुमा था, एक तनिक फ्लैट, जिसकी श्रृंखला दूर तक नजर आ रही थी। दोनों ही पर नीचे से काफ़ी ऊपर तक देवदार खड़े थे, यानी कि सीधे खड़े थे, जिन्हें मजाक मजाक में वह पहाड़ के रोए कहा करता था। रूप का इशारा शायद उसके कटे अंश की ओर चढ़ने का था। लाइमस्टोन के चक्कर में किसी ने बीच में एक बड़ा भाग कटवा डाला था। यह तो लाइमस्टोन है, सीकरी जोन, बस नहीं ओवर हैंगिंग भी। हाँ हाँ, तभी तो टफ है। इस पर चढ़कर ऊपर ही ऊपर नदी को क्रॉस करते हुए आपको दूसरे पहाड़ तक जाना है। रूप अभी सोच ही रहा था कि महीप ने उकताकर टोक दिया कि साहब जल्दी करो ना। उन्हें पर्वतारोहण के अध्याय को बंद कर फिर से घोड़े पर सवार होना पड़ा। नीचे की संकरी नदी से बचते हुए पहाड़ से सटे बेहद संकरे रास्तों से उन्हें चलना पड़ रहा था। शेखर डरकर घोड़े से उतरना चाहता था, मगर महीप ने रोक दिया। बैठे रहो साहब। अब वह घोड़ों को पुचकारते हुए निर्देश देते हुए चल रहा था। संभली के हीरू, संभली के बीरू। तो दोस्तों यहाँ पर फिर एक मोस्ट क्वेश्चन आता है कि जो आरोहण कहानी है उसमें घोड़ों के नाम क्या थे? तो घोड़ों के नाम थे हीरू और वीरू, ठीक है।
दाएं अरे ले जाता है नदी माँ दाएं दाएं सबली के, मगर जब सामने भीड़ें आ गईं भीड़ों के साथ एक भूटिया कुत्ता भी था। भूटिया कुत्ता भी था तो उन्हें उतर जाना पड़ा। महीप की चौकन्नी नज़र कुत्ते पर थी, जबकि उन दोनों की कुत्ते के पीछे भीड़ हाँक रही 14-15 साल की सलोनी लड़की पर। अमा रूप या माने क्या रूप है, शेखर ने धीरे से कहा। पहाड़ की तो एक से बढ़कर एक चढ़ाइयाँ चढ़ी हैं, कभी प्रेम की चढ़ाई भी चढ़ी है। तो ये कथन है वो कौन कहता है? ये कथन है आपका शेखर है, वो रूप से कहता है। हाँ, कभी प्रेम की चढ़ाई चढ़ी है कोई उस उम्र में? रूप कहता है उस उम्र में। अब शेखर कहता है अरे कोई तो मिली होगी जिसे देखकर मन में कुछ कुछ हुआ होगा कभी। थी तो, मगर उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ी। इतनी? शेखर ने लड़के की ओर इशारा किया। हाँ, रूप को मानो रस्सी की सीढ़ी मिल गई। जिस उम्र के 24 में शिखर से नीचे उतरने लगा वो है। भीड़ें चराने के दौरान ही हमारी मुलाकातें होती। यानी कि इस वर्ष है वो, रूप की अवस्था है वो 24 वर्ष की है और 11 साल बाद वो लौट रहा है, यानी कि 13 साल की उम्र में वो घर से भाग गया था। इतनी ही हसीन थी वह। ओह, ये क्या है उसके सामने? शैला तो इतनी सुंदर थी, यानी जिससे इसे प्यार हुआ था वो थी शैला। उसकी गुलामी बजा लेने में ही मज़ा में खुद को धन्य समझता था, जबकि वो खुद बैठकर स्वेटर बुना करती। मैं उसकी भीड़ें हाँका करता, उसके लिए बुरुंस के फूल, किसके फूल लाता था? बुरुंस के फूल लाता था, जो उसे बेहद पसंद थे। पूछा जाए कि शैला को किसके फूल पसंद थे, तो बुरुंस के फूल है वो पसंद थे। सेब या आड़ू कहीं मिल जाए तो सबसे पहले उसे लाकर देता। और बदले में वह क्या देती? शेखर ने ठिठोली की। वह कभी कभी देवता का प्रसाद, मक्की की रोटी वगैरह भी। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि वह स्वेटर भूप दादा के लिए बुना जा रहा था। फल फूल और रोटी भी उन्हीं के लिए आती। वे ना आते तो मुझे, जिस दिन भूप दादा ना आते आखिर तक उसे खुश रखने की मेरी तमाम कोशिशें बेकार चली जाती। रूप एक झेंप बड़ी हंसी हंस करके चुप हो गया। महीप ने कनखियों से रूप को देखा, फिर घोड़ा पकड़कर चलने लगा। तेरी इस लव स्टोरी में तो कोई दम नहीं। कोई और नहीं मिली क्या कभी? शेखर ने बुरा सा मुंह बनाया। मिली क्यों नहीं? उस दौरान कईयों से साबका पड़ा, कईयों का संग साथ रहा। अब तो सब ब्याह कर अपने अपने घर चली गई होंगी, बाल बच्चेदार हो गई होंगी, मगर शैला जैसी एक भी नहीं। एक वही तो थी जो मुझ पर शासन करती थी। रुकिए, मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ महीप मुड़कर रूप को देखने लगा, जैसे उसे बातों में रस मिल रहा हो। अचानक रूप को खटका हुआ कि यह कहाँ आ गया वह। यहाँ तो झरने झर रहे हैं, चरागाह का नामो निशान नहीं। बोला, ये लड़के तू हमें कहाँ लेवा जा रहा है? महीप बोला, मगर उस रास्ते में पहाड़ों के बगल में एक छोटा सा मैदान हुआ करता था, वहाँ भेड़ें चराने आते थे लोग। पहाड़ के धंस में वो सब कब का दब ढक गया साहब। लो शेखर साहब, पस्त हो गया रूप। भूप दादा की और मेरी प्रेमिकाएं, प्यार की निशानियां, वो मुकामात, सब के सब दब ढक गए भूस्खलन में। अब तो नए रास्ते हैं और इनसे होकर चलना है। कुछ भी हो, तुम्हारा इलाका है बड़ा खूबसूरत, स्वर्ग जैसा। हाँ, वो क्या पांडव इसी रास्ते स्वर्ग को गए थे? इसी इधर का सबसे आखिरी गांव स्वर्गी है। तो आपको पूछ लिया जाए कि जो भूप का इलाका है उसका आखिरी गांव कहाँ था? पांडव जिस रास्ते से स्वर्ग को गए थे तो उसका आखिरी गांव क्या था? तो वो था आपका स्वर्गी। यानी कि पहले है वो माही पड़ता है, फिर उसके बाद में स्वर्गी पड़ता है। स्वर्गी यानी कि स्वर्ग, उसके कुछ आगे स्वर्गारोहिणी। जब बर्फ़ पड़ती होगी सारा इलाका बर्फ़ से ढक जाता होगा। जब ही ना लैंडस्लाइड हुआ है, यानी कि भूस्खलन हुआ है। वह बात नहीं, मैं तो इस लड़के के रोज़गार के बारे में सोच रहा था। इतनी कच्ची उम्र, उस पर यह घोड़े वाला धंधा, खतरनाक रास्ते। सोचो हम जवान होकर भी घोड़े पर जा रहे हैं और यह 15 किलोमीटर पैदल, फिर उसे लौटना भी है 15 किलोमीटर अभी। यानी कि ये शेखर कहता है कि भाई रोज़गार के बारे में कौन सोचता है? शेखर। तो पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, तो ये कहता है आपका रूप सिंह। वो तो है ही है, वही मैं सोच रहा था कि बर्फ़ के दौरान क्या करता होगा। ये हिलांस की तरह जा छुपता होगा अपनी माँ की गोद में। अपनी बात के समर्थन में उसने लड़के को पुकारा, ओए महीप। जी साहब, तेरे पाँव में दर्द होता होगा, आजा कुछ देर के लिए तू घोड़े पर बैठ जा, हम पैदल चलते हैं। नहीं साहब, लौटते वक्त तो चढ़ के ही आना ही है। ये हीरू बीरू का संग साथ कब से लिया तूने, किस गांव का है? इससे यह भी तो पूछो कि हीरू बीरू के अलावा इसके घर परिवार में और कौन कौन है? शेखर ने कहा। साहब बात मत करो। यानी कि जो
महीप है वो इनसे पूछने का जब परिचय पूछते हैं कि भाई तेरे घर में कौन है, कहाँ का है, किस गांव का है, तो ये उस बात को हर बार टाल देता है, क्योंकि इससे दोस्तों संबंध भी निकलेगा कि रूप सिंह का ये भतीजा है। ठीक है, जो जो लड़का है महीप वो उसका रूप सिंह है वो चाचा लगता है। ठीक है, ये भूप सिंह का ही पुत्र है, और जो इसकी सैला है तो सैला का विवाह है वो भूप सिंह से हो गया था, उनका ये एक पुत्र है। ठीक है, तो ये बात को बताने नहीं चाहता, अपना परिचय देना नहीं चाहता, इसलिए वो इस बात को टाल देता है। नहीं तो फिर ये इसी से बातचीत करने लग जाएंगे, इसी से पूछने लग जाएंगे क्या है सब कुछ। साफ बात मत करो, रास्ता बहुत ही ख़राब है, कहकर महीप ने उनके सवालों पर विराम लगा दिया। ऊपर से पत्थर गिरे हुए थे, वह आगे आगे घोड़ों को पुचकारते निर्देश देते हुए चल रहा था, जो उसके लिए इस समय उसके फालतू सवालों से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आगे एक झरना था, एक उजड़ी पंचक्की, जगह थोड़ी चौड़ी थी, पानी रास्ते को काट कर बह रहा था। घोड़ों ने मुंह लगा दिया तो उन्हें उतरना पड़ा। महीप चुपचाप पानी पिलाता रहा हीरू वीरू को, फिर वह खुद पानी पीने लगा। वह भी क्या संयोग था शेखर साहब, रूप जैसे अतीत में लौट गया। आपके पापा इधर ट्रेनिंग के लिए ना आते, ना रास्ता भटकते, ना मेरी ज़रूरत होती। मैंने भी वो चुस्ती दिखाई ना वो चुस्ती दिखाई होती पहाड़ पार करने में, ना वो खुश होकर अपने साथ मसूरी ले जाते। फिर तो हम कपूर साहब के और मसूरी के ही होकर रह गए साहब। 11 साल बीत गए, तब हम इसी लड़के की तरह हुआ करते थे। उसके मन में आया कि कपूर साहब की तरह इस लड़के को भी वापसी में साथ लेवाता जाए तो कैसे रहे, मगर यह लड़का एक ही गुन्ना है, कुछ बोलता ही नहीं। साहब इतनी देर करोगे तो हम लौटेंगे कैसे? महीप ने उन्हें चेताया। एक एक करके फिर सवार हुए घोड़ों पर, मगर इस पहाड़ को हम पार कर पाते तो 2 किलोमीटर की दूरी और कम हो जाती, रूप ने शेखर से कहा। फिर रूप ने जानना चाहा कि अब तो माही मुश्किल से 1.5 किलोमीटर होना चाहिए, बस उस डांडी पहाड़ के पीछे। तुमने बताया नहीं तुम भाग क्यों आए थे अपने घर से? लड़के ने जैसे सुना ही नहीं, मतलब ये कह रहा है, लड़का कह रहा है कि बस उस डांडी पहाड़ के पीछे ही है, तो ये कह रहा है कि तुमने बताया नहीं कि तुम क्यों भाग आए थे अपने घर से? लड़के ने जैसे सुना ही नहीं। वह रास्ते में एक बड़े पत्थर को हटाने लगा। पत्थर बड़ा था लड़के की औकात से ज़्यादा, फिर भी वह पिला पड़ा था। उसकी सहायता के लिए अभी वह नीचे उतरने ही वाला था, यानी कि रूप सिंह, कि लड़के ने पत्थर को नीचे धकेल दिया। कुड़ गया रूप, अजीब होते हैं ये पहाड़ी लोग, तो ये कहता है आपका रूप। रूप ने कहा, फिर मन ही मन में झेप गया, वह भी तो पहाड़ी ही है। गांव करीब आता जा रहा था, बरसों की बंद स्मृतियों के कपाट खुल रहे थे। एक ओर सुपिन, दूसरी ओर जंगल, पीछे हिमांग का ऊंचा पहाड़, नीचे होंगे अपने खेत, अपना घर, अपने लोग, बाबा माँ, भूप दादा और लोग। कितनी दूर है केदार कांठा, कितनी दूर है दुर्योधन जी का मंदिर, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे पिछड़े चमन। तो ये आ जाएगा, आपसे ये कथन देकर के पूछा जा सकता है किस कहानी से है, तो आपका ये आरोहण कहानी से है। बहुत पुराने लोगों में से किसी ने लाल पलटन के अंग्रेज़ों को देखा था, नयों ने नहीं। सो 2 गोरे संभ्रांत अजनबियों के आगमन पर गांव के कुछ लोग अपने अपने घरों से निकल आए थे। हालांकि यह सितंबर का महीना था, दिन के अभी 3 ही बजे थे, मगर यहाँ ठंड काफ़ी थी। लोगों ने ठंड से बचने के लिए चुस्ती या ऊन का लावा पहन रखा था। उनकी आंखों में भय, संशय और कौतूहल थे। रूप की नज़रें इनमें से एक एक चेहरे को टटोल रही थीं। लड़का एक सियाने सही सा एक अपनी थकान भूलकर अपने हीरू बीरू की पीठ, पुट्ठों और टांगों को थपथपा रहा था। रूप ने 100 का एक नोट निकाला और कुछ सोचकर रख लिया, और 10 की गड्डी से 12 कड़क नोट निकालकर लड़के को थामते हुए बोला, देखो तुम भी थके हो और तुम्हारे घोड़े भी, फिर बच्चे हो, शाम होने वाली है, रास्ता खतरनाक है। ऐसा करो, आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। अब दोस्तों आपको एक ध्यान देना है कि यहाँ पर पहले सौदा हुआ था तय 100 रुपये में, ठीक है, 2 घोड़ों के 100 रुपये, एक घोड़े के 50 रुपये। तो फिर यानी 100 रुपये देता है, लेकिन वो कुछ सोच करके रख लेता है कि भाई इसने इतनी मेहनत की है, पैदल चला है, ठीक है, घोड़े थके हुए हैं, बच्चा है, तो उसने 120 रुपये यानी कि 10 की गड्डी में से 12 कड़क नोट निकाले, यानी कि 120 रुपये दिए थे। तो ये आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है। लड़के ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, तो रूप ने उसे पूरे तौर पर आश्वस्त कर देना चाहा कि यहाँ मेरा घर है, तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। लड़के ने फिर भी कोई जवाब ना दिया, बल्कि पीठ फेर कर नोटों को गिनने में मशगूल रहा। उसकी इस धंधेबाज अदा पर रूप ने मुस्कुराकर शेखर की ओर देखा, फिर कदम कदम चलकर एक बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़ा चकमकाया हुआ सा अपने पोपले मुंह और झुर्रियों के दलदल में डूबती आंखों पर हथेलियों से सूरज की ओट बनाकर उसे ही देखे जा रहा था। कणे जाना छावा साहब, कहाँ जाना है साहब?
रूप ने बताया, बाबा यहाँ 11 साल पहले कोई राम सिंह हुआ करते थे। तो राम सिंह क्या है? रूप के पिता का नाम है, जिनके भूप सिंह और रूप सिंह 2 बेटे थे। वो हिमांग पहाड़ के नीचे उनका घर है। बूढ़े के चेहरे पर अपरिचय की शिला हिलकर रह गई, मगर टली नहीं। तो रूप को जितनी भी गढ़वाली कुमाऊनी यानी यहाँ की बोलियाँ हैं, उसे जोड़ने सजाने लगा। बाबा यक भूप सिंह रूप सिंह दुई भाई होंदा छे। हाँ, इस बार बूढ़े के होठ हिले, लेकिन रूप तो बहुत पहले ही भाग गई छाई। अगर मैं बोलूँ कि मैं बुई रूप सिंह छो, तो अगर मैं बोलूँ यदि मैं वही रूप सिंह हूँ, तो तू ना आप मजाक करी छू साहब, तब तो ई भी मजाक है सी आप दादा त्रिलोक सिंह चूचू। ठीक है, तो त्रिलोक सिंह, उस बूढ़े का नाम क्या था? दादा त्रिलोक सिंह। रूप ने हंसते हुए आगे बढ़कर उनके पांव छुए। बूढ़ा त्रिलोक अभी भी इस आत्मीयता को पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पा रहा था। किसी दूसरे आदमी ने हिंदी में पूछा, मगर आप थे कहाँ इतने दिन? पर्वतारोहण संस्थान। वो क्या चीज़ है? छे त्रिलोक ने जानना चाहा। पहाड़ पर चढ़ना के वास्ता, किस लिए? गड़बड़ा गया रूप उनकी इस जिरह पर। बाबा वो कोई, जिरह यानी कि बहस, बाबा वो कोई छोटा मोटा काम नहीं, सरकार इसी के लिए 4,000 तनख्वाह देती है हमें। तो रूप सिंह कहता है, बाबा वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है पर्वतारोहण करना, उसके लिए हमें 4,000 तनख्वाह देती है। लिया सुन लिया ये कई बात। त्रिलोक ने बूढ़े ने सबको सुनाकर कहा, यह कहता है कि यक रूप सिंह छे, चलो मान लिया, लेकिन फिर बोलूँ छे कि सरकार या को सिर्फ म्याल यानी कि पर्वत पर चढ़न को वास्ते 4,000 तनख्वाह देवे छू। यक क्या बात हुई? कैसी एमक है यक सरकार भी? शेखर की उपस्थिति में अपनी ऐसी किरकिरी होते देख रूप खिसिया गया। रूप, आप कभी नीचे नहीं गए ना? के वास्ता नीचे? तभी उसने बुरा सा मुंह बनाया। खैर अभी आज्ञा दें, घर जाऊं, बाद में मिलते हैं। 11? हाँ घर 11 तो ऊपर उड़ी के चली गई छूँ बेटा। वो ही उधर त्रिलोक सिंह हिमांग पहाड़ पर टांगना चाह रहे थे अपनी नज़र, मगर बादलों के गाढ़े लिहाफ के चलते उनकी शिनाख्त ओझल थी। और बाबा और माँ, वो तो और भी ऊपर। त्रिलोक की उंगली सीधे आसमान की ओर उठी हुई थी। बहुत साल पहले ही एकाएक सफ़ेद हो गया जैसे रंगीन स्क्रीन। यानी कि अभी तक जो रूप अपने मन में स्मृतियों को लेकर के सोच रहा था कि मेरे पिताजी होंगे, माँ होंगी, भूप दादा होंगे, ठीक है, मेरा घर होगा, खेत होंगे, तो जो रंगीन स्क्रीन उसके मानस पटल पर चल रही थी, तो वो एकदम से सफ़ेद हो गई। जैसे ही उसको पता चला कि उसके माता पिता की मौत हो गई है, तो उदास हो गया रूप। शेखर ने उसके कंधे पर सहानुभूति में हाथ रखा। कुछ देर बाद रूप भर्राई गले से डरते डरते पूछने लगा, भूप दादा तो है ना? भूप, रुको बुलाते हैं। अरे भूप। बूढ़े त्रिलोक की आवाज़ प्रतिध्वनि बनकर लौटती रही। जवाब में कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई। रूप ने डरते डरते शेखर की ओर देखा। उसे संदेह हो रहा था, क्या वाकई भूप है या बूढ़ा त्रिलोक उसकी आत्मा का आह्वान कर रहा है। कितने लोग हैं वहाँ? शेखर ने पूछा। एक औरत ने बताया, अरे वो है, उसकी घरवाली है, एक लड़का है, लेकिन वो तो, आगे के शब्द रोक लिए उसने जबरन। लड़का भी है? लो, अरे वही तो लेवा लाया ना घोड़े पर, आपको किसी लड़के ने बताया। वो रूप ने मुड़कर देखा, मही वहाँ नहीं था। काफ़ी दूर पर एक घोड़े पर बैठा कोई नन्हा सवार दूसरे को हाँकते हुए ढलान में तेजी से उतर रहा था। उसकी आंखों में उसका अक्स छोटा होते होते पहाड़ की ओट में तिरोहित हो गया। तो शेखर ने कंधे उचकाए। स्ट्रेंज, भूख तो यक किसी के बात ही नहीं करता। तू ऐसा कर, शाम होने वाली है, देर ना कर, जा चढ़ जा इस म्याल पहाड़ पर। इस पर वह कुछ परेशान हुआ। क्यों? अभी तो तू कह रहा था कि तूने बड़े बड़े पहाड़ चढ़े हैं और सरकार यक काम का वास्ता तू 4,000 तनख्वाह देती है। वो बात नहीं दादाजी, पहाड़ों पर तो हम पत्थरों, खूंटी, रस्सों, कुल्हाड़ी और दूसरी चीज़ों के सारे चढ़ते हैं, यहाँ तो साथ लाई ही नहीं। ओ, त्रिलोक की आंखें झुर्रियों के दलदल के ऊपर उछल आईं। इतना सारा इंतजाम होवे तब तो तू चढ़ पावे म्याल पर। त्रिलोक सिंह हट पड़े, दूसरे बच्चे और बूढ़े भी। औरतों ने हंसते हंसते मुँह फेर लिए। यानी कि इनको आश्चर्य होता है कि सरकार इनको पहाड़ पर चढ़ने के लिए ही 4,000 रुपये देती है, हम तो यहाँ रोज़ चढ़ते उतरते हैं, ठीक है। और फिर ये भूप सिंह है, ये कहता है कि मैं भाई पहाड़ पर चढ़ने की शिक्षा लेकर के आया हूँ, फिर ये पहाड़ पर चढ़ नहीं पा रहा है। तो उनको थोड़ा सा आश्चर्य होता है और उसे हंसी भी आती है। अरे वो देख, भूप तो इधर ही आ रहा है, किसी प्रौढ़ की आवाज़ आई। तो उस दिशा में सबकी नज़र मुड़ गई। पहली नज़र में वह पूरा का पूरा दिखा नहीं। पाँव किसी डिबके की ओट में थे, सिर किसी डाल की ओट में, सिर्फ उसके हाथ और बीच के अंश ही दिख रहे थे। पता नहीं उसका मायावी कद अंदर ज़मीन में कितनी गहराई तक गया था और आसमान में उसकी कितनी ऊंचाई तक। तो ये बात किसके रूप में कही गई है? ये बात कही गई है आपकी भूप सिंह के लिए।
धीरे धीरे चलकर वह सामने आया तो वह कतई असाधारण नहीं लगा। हालांकि उसकी चुस्ती, स्वेटर और मफलर के दरमियाने कद की मामूली सी शख्सियत के बावजूद उसका तिलिस्म यानी कि जादू अभी भी बरकरार था। तो ये उसकी दोस्तों उसके चरित्र की विशेषताएं हो जाएंगी कि उसकी चुस्ती है, वो फुर्तीला है, ठीक है, और उसका गोरा चिट्टा चित्तीदार चेहरा, ये उसकी शारीरिक विशेषता हो जाएंगी, मानो ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर बनाया गया हो। सख्त लंबोतरा लंबा है चेहरा, अजीब सी स्थित प्रज्ञ आंखें मध्यम मध्यम जलती हुई, बाहों पर कटे का निशान वही है, बिल्कुल वही। 11 सालों में तो और भी ठोस और सख्त हो आए हैं भूप दादा। दादा रूप जा चुका भूप के कदमों पर। मैं रूप हूँ तुम्हारा भगीड़ा भाई। भाई ने भाई को देखा, जाने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ तक देखा, फिर देखते ही देखते नजरों की बर्फ़ है वो पिघलने लगी। कब आया? अभी। अकेले नहीं, ये मेरे साथ हैं कपूर साहब, जो मुझे लिवा ले गए थे। उनके लड़के शेखर साहब IAS की ट्रेनिंग ले रहे हैं मसूरी में। शेखर ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। भूप ने कोई उत्तर नहीं दिया। वहाँ त्रिलोक दादाजी समेत गांव के ढेर सारे लोग थे, मगर वह शिलाओं के बीच में खड़े हुए थे। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, ना किसी ने उनसे। बुहिला, बुहिला यानी कि छोटे के लिए, अनुज के लिए एक प्यार भरा संबोधन है। चल 11 चल यानी कि घर चल, कहकर उन्होंने दोनों के बैग कंधे पर डाल लिए और बिना उसकी सम्मति का इंतजार किए, बिना उधर उधर नजर डाले वापस मुड़ गए। शेखर ने धीरे से रूप के कान में कहा, गोया यह माही हमारा बेस कैंप है और हिमांग हमारा डेस्टिनेशन। तो ये कथन आपसे देकर पूछा जा सकता है किसका है? शेखर का, कि भाई गोया यानी कि यह माही तो हमारा, तुम कह रहे थे भाई मेरा गांव माही है, तो माही तो हमारा केवल ये रुकने का स्थान है, ठहराव है। हमारा जो लक्ष्य है वो है हमारा हिमांग पहाड़, क्योंकि जो घर है उनका हिमांग पहाड़ में बना हुआ है। पहले हिमांग की तलहटी में बना हुआ था घर, लेकिन भूस्खलन हो गया, उसके नीचे दब गए सब। तो जो भूप सिंह है वो अपना घर है वो हिमांग पहाड़ पर ही ले गया। रूप ने होठों पर उंगली रखकर उसे चुहल करने से मना किया। ऊंचे हिमांग की तलहटी में छोटे से भूखंड पर बसा हुआ गांव किसी आदम गांव सा लग रहा था। खड्ड, झाड़, झंखाड़, बगल में बहती शूपिन का शोर, बीच बीच में बादल के टुकड़े आ जा रहे थे जिनसे आंख मिचौली खेलता उनका वजूद फिर से मायावी लगने लगा। कभी कभी तो भ्रम होता कि बादल तैर रहे हैं या बे। तो दोस्तों ये आपका पहला पार्ट हो गया आरोहण कहानी का। काफ़ी आपकी बड़ी है, आप भी शायद बोरियत महसूस करेंगे, तो इसलिए हम दूसरे भाग में दोस्तों इसका थोड़ा सा और रह गया है, तो उसको हम दोस्तों दूसरे भाग में पढ़ने वाले हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो दोस्तों? यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और दोस्तों UGC नेट, TGT PG सबके लिए दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास और NCERT की 9 से लेकर के दोस्तों 12 तक की बुक हैं, वो जल्द ही दोस्तों 1 महीने के अंदर अंदर आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए आपसे मिलता हूँ इसके दूसरे पार्ट के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।